नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है जेनेटिक यूनिट्स, और जेनेटिक यूनिट के अंदर हमने अभी तक मेंडल के दो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डिपेंड अपॉन प्रभाविता के नियम के ऊपर आधारित। कन्फर्म या कह सकता हूं कि प्रभाविता का नियम किसके ऊपर आधारित है? मेंडल के प्रथम प्रयोग एकल संकर संगठन प्रयोग के ऊपर आधारित है। कन्फर्म हुआ। इस नियम, कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। अपवाद ग्रसित था। कितने अपवाद पढ़े हमने? 3 अपवाद पढ़े। पहला एक्सेप्शन क्या था? पूर्ण प्रभाविता। दूसरा सह प्रभाविता। तीसरा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चैप्टर खत्म हुआ। चलते हैं कौन से पार्ट के ऊपर? सेकंड पार्ट के ऊपर। द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में करवाया जाने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण का प्रयोग कहलाता है। द्विसंकर संकरण प्रयोग के अंदर दो प्रकार के हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की प्राप्ति की थी। लक्षण प्रारूप क्या था? 9:3:3:3:1। ये क्या था इसका? लक्षण प्रारूप। क्वेश्चन आता है जीन प्रारूप के बारे में। जीन प्रारूप के बारे में आप क्या बोलोगे? 1:2:4:4:1:2:4:1:2:1। टोटल हमारे पास में जो गैमेट बन रहे हैं, टोटल जो हमारे पास में सीड बन रही है, जो कारक बन रहे हैं, वो कितने हैं? 16 कारक। कन्फर्म हुआ बेटा? क्लियर हुआ? आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मेंडल की वंशागति के दौरान ऐसी कौन सी प्रक्रिया आती है जिसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप एक समान होते हैं? क्या होते हैं बेटा? अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलेंगे अपन? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस गिवन बाय कार्ल लॉरेंस इन स्नैपड्रैगन, कुत्ता पुष्प, एंटीराइनम मेजर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस है बेटा आपका। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? द्विसंकर संकरण प्रयोग किस नियम पर आधारित है? मेंडल के तीसरे नियम पर। मेंडल का तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नियम था बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। कन्फर्म है बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की परिभाषा जो है वो क्या लिखेंगे? जो द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में लिखते हैं कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में हमें संकर संतति प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति में प्रभावी और अप्रभावी कारक दोनों एक साथ पाए जाते हैं। प्रभावी कारक किसी भी प्रकार से अप्रभावी कारक को प्रभावित नहीं करता। बिना प्रभावित किए हुए क्या होंगे? वो F2 पीढ़ी के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अभिगमित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अभी चलता हूं मैं। स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन जो नियम था बेटा, इस नियम का क्या पढ़ोगे बेटा? अभी आप अपवाद के बारे में जानोगे। ये अपवाद ग्रसित होता है, शुद्ध नियम नहीं है। इसका हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी अपवाद। और अपवाद के अंदर हमने किसको पढ़ा है? सहलगनता। किसको पढ़ा बेटा? सहलगनता। हम बोलेंगे लिंकेज। ये लो मित्रों, लिंकेज। ये है आज का हमारा टॉपिक, सहलगनता। ये क्यों सहलगनता, क्यों है अपवाद? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन करने वाले जीन अलग 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 गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कन्फर्म है? जबकि सहलगनता का मतलब क्या है? एक साथ पाया जाना, पास पास पाया जाना, समीप पाया जाना, साथ में लगनता, जुड़कर पाया जाना, नजदीक पाया जाना। जैसे आप बैठे हो, सहलगनता है। आपके बीच में सहलगनता कम है, आपके अंदर दूरी बढ़ रही है। गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों के मध्य जब दूरी बढ़ेगी तो सहलगनता बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई बेटा। जीन दूर दूर हो गए। जब जीन बिल्कुल पास पास में है तो क्या बोलेंगे? सहलगनता अधिक है। जीन दूर कर दिए, सहलगनता डाउन चली जाएगी। कन्फर्म हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सहलगनता जस्ट अपोजिट है किसके? स्वतंत्र अपव्यूहन की। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अभी हमारी हेडिंग है सहलगनता। सहलगनता बोलेंगे लिंकेज। देखो, लिन प्लस केस
लिंकेज, सहलगन। सहलगनता की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो खोज किसने की थी बेटा इसकी? इसकी खोज अगर तो बोले प्लांट में, पादपों में, या बोले अपन एनिमल के अंदर, दोनों में अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। पादपों में खोजकर्ता कौन थे बेटा? बैटसन तथा पुन्नेट। कौन पुन्नेट? आरसी पुन्नेट। ये किसका जनक है? चेकर बोर्ड का। वेरी गुड। बैटसन तथा पुन्नेट लिख लोगे, हिंदी में कर लेना चाहिए आप। बैटसन तथा पुन्नेट ने पादपों में खोज की थी। कौन सा पादप? अरे बेटा बोलो, कौन सा पादप था? अरे कौन सा पादप था? मीठी मटर। मेंडल ने कौन सा मटर लिया था? कौन सा मटर लिया था? जंगली मटर तो नहीं लिया ना? आंसर में मत भर देना कहीं। उद्यान मटर, गार्डन मटर, गार्डन पी, जो बगीचे में। बगीचा कहां से आया था? क्योंकि मेंडल के चर्च का पादरी था और चर्च में थोड़ा सा स्थान बचा हुआ था, उसने उसको पार्क का रूप दे दिया, बगीचे का रूप दे दिया और बगीचे में लगाया मटर। क्लियर हुआ? उद्यान मटर बोलेंगे। बैट्सन और आरसी पुन्नेट ने किसका इस्तेमाल किया है? मीठी मटर। मीठी मटर का नाम लिखो बेटा जी, लिखो लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस। ओडोरेटस मीठी मटर के नाम से जाना जाता है बेटा। ये कन्फर्म हुआ? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यदि पादपों के अंदर सहलगनता की चर्चा होगी तो आप किसका नाम लिखोगे बेटा? आरसी पुन्नेट और बैट्सन का नाम लिखोगे। बात आती है एनिमल की, और एनिमल में आपको पता ही है कि सहलगनता का खोजकर्ता कौन था? मॉर्गन। कौन था बेटा? टी.एच. मॉर्गन। ये लो, टी.एच. मॉर्गन ने सहलगनता की खोज किसमें की थी? एनिमल में की थी। और वो एनिमल कौन सा था? बोलेंगे ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला फल मक्खी, बोलेंगे फ्रूट फ्लाई। ये लो जी, ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। समझ आया आपको ये कि पादपों के अंदर खोजकर्ता बैट्सन पुन्नेट, मीठी मटर लथाइरस ओडोरेटस। जंतुओं में सहलगनता की खोज टी.एच. मॉर्गन ने की, ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर की थी बेटा। ये याद रखना इस बात को। ये है सहलगनता का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अभी लिखेंगे अपन इसकी परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या? किसी गुणसूत्र पर उपस्थित, किसी गुणसूत्र पर पास पास जीनों का पाया जाना, पास पास जीनों का पाया जाना क्या कहलाता है? सहलगनता कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे? दो विभिन्न कारकों की एक साथ वंशागति, या दो विभिन्न जीनों की एक साथ वंशागति सहलगनता कहलाती है। क्या कहलाती है? दो विभिन्न कारकों अथवा जीनों की एक साथ वंशागति। एक साथ वंशागति कब होगी? जब वो गुणसूत्र के अंदर पास पास पाए जाए। एक साथ वंशागति क्या बोलेंगे बेटा? सहलगनता कहलाती है। कन्फर्म हुआ? डेफिनेशन लिख दी आपने सहलगनता के बारे में। चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलो। हाँ जी, देखें ध्यान से। अब क्वेश्चन आता है सहलगनता का सिद्धांत। बोलेंगे, हेडिंग डालो, बोलेंगे लिंकेज थ्योरी। लिंकेज थ्योरी किसने दी थी बेटा? अरे किसने दी थी? मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन ने दी थी बेटा। ये क्या कहता है? सुनो इसके बारे में चर्चा सुनो। लिंकेज थ्योरी क्या कहती है? लिंकेज थ्योरी कहती है, पहला काम क्या बोलता है कि सहलगन जीन गुणसूत्र पर पास पास पाए जाते, पास पास पाए जाते। पहला, सहलगन जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते। दूसरा, तीसरा,
जबकि स्वतंत्र अपव्यून करने वाले जीन कहाँ मिलेंगे? करने वाले जीन कहाँ मिलेंगे बेटा? अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे। इसके लिए क्या लिख सकते हो? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, सैलगन। ये सैलगन जीन है। एक साथ पाए जा रहे हैं। जीनों के बीच की दूरी कम होती है। सैलगनता में जीनों के बीच की दूरी क्या होती है? ये लो, जीनों के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। तो क्वेश्चन क्या बना? संलग्नता की प्रक्रिया दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूह दर्शाने वाले जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो ये जो दो कथन है ना, ये जो दो कथन है, ये अति महत्वपूर्ण कथन है बेटा, लिख लेना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जबकि स्वतंत्र जीन अपव्यूह करने वाले जीन कहाँ मिलेंगे? अलग अलग गुणसूत्रों पर मिलेंगे। ये अवस्था कैसी मिलेगी? ये देखो, इस तरीके से मिलेगी। एक इधर, एक इधर, एक इधर। इधर देखो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, अलग अलग मिलेंगे आपको। जबकि संलग्न जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर मिलेंगे। कन्फर्म हुआ? स्वतंत्र उपव्यूह करने वाले अलग अलग, ये अलग अलग। अगले चीज क्या आती है? सहलगनता हमेशा कैसी होती है? रेखीय होती है। ये लो जी, सहलगनता रेखीय होती है। ये पढ़ा रहा है। इधर जीन, फिर यहां जीन, फिर यहां जीन। ये देखो, इस तरीके से पास पास पाए जा रहे हैं। सारे जीन एक ही रेखा के ऊपर, एक ही गुणसूत्र के ऊपर नजदीक मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? पास पास मिलेंगे। सहलगनता हमेशा कैसी होती है बेटा? रेखीय होती है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिख दिया। अगला कथन लिखो। सहलगनता को क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय के द्वारा, क्रॉसिंग ओवर व जीन विनिमय के द्वारा नियंत्रित किया जाता। लिख लेना भैया। सहलगनता को कम करना है तो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर जैसे ही बढ़ेगी, सहलगनता क्या हो जाएगी मित्रों? कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? सुन के बाद ध्यान से आगे चलो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, कुछ तथ्य आए, ध्यानपूर्वक देखना। देखो भाई, क्या होता है कि यदि जीनों के बीच की दूरी बढ़ती है, जीनों के बीच की, क्या बढ़ा रहे हो बेटा आप? दूरी बढ़ाओगे तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया भी क्या होगी? बढ़ेगी। और सहलगनता क्या हो जाएगी? सहलगनता क्या हो जाएगी मित्रों? कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन है कि जीनों की मध्य की दूरी बढ़ने पर जीन विनिमय तथा सहलगनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीन विनिमय बढ़ती है, सहलगनता घटती है। जीन विनिमय घटती है, सहलगनता बढ़ती है। दोनों बढ़ती हैं, दोनों कम होती हैं। बोलो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? जीनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है, सहलगनता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर जीनों के अंदर, अगर बेटा आप ताप को बढ़ा रहे हो तो क्रॉसिंग ओवर क्या बढ़ेगा? क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। सहलगनता क्या होगी? सहलगनता क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। नंबर 3 पे, यदि किसी प्राणी की उम्र
उम्र को बढ़ाया जाए, यानी कि उम्र बढ़े। बढ़ाया क्या जाओगे, उम्र तो अपने आप ही बढ़ती है, उम्र कभी घटती नहीं है, ठीक है ना। उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संलग्नता क्या हो जाएगी, संलग्नता क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ये हुबहू सारे डिटेल के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, भूलना मत आप इसके अंदर, समझिए बात ध्यान से। अगला एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे अपने फीमेल की बात करें। फीमेल में क्रोमोसोम की अवस्था कैसी पाई जा रही है, 44 प्लस XX अवस्था पाई जा रही है। मादा के अंदर हमेशा क्रॉसिंग ओवर क्या रहेगी, ज्यादा। और नर प्राणी जो होता है, नर प्राणी के अंदर यानी कि 44 प्लस XY अवस्था है, तो याद रखना इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, अधिक होता है। और इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्या होता है बेटा, कम। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे वे लोग क्या बोलते हैं, जीन विनिमय क्या है इसके अंदर, अधिक है। इसमें जीन विनिमय क्या है, अरे बोलो, जीन विनिमय क्या है इसके अंदर, कम है। अब मुझे बात बताओ, यदि जीन विनिमय अधिक है तो इसमें संलग्नता कैसी होगी, अरे बताओ संलग्नता कैसी होगी, कम होगी। तो इसमें संलग्नता क्या होगी, क्या होगी बेटा, संलग्नता ज्यादा। ये क्या पाई जा रही है, कम पाई। कोई डाउट है क्या, 100% इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। संलग्नता को कम करना है तो हाँ, आप कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करोगे, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर को बढ़ा दो, संलग्नता कम हो जाए। उनकी बात ध्यान से। और अगर संलग्नता को बढ़ाना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर को कम करना पड़ेगा। कन्फर्म हुआ, समझ में आया। ये है वो पॉइंट जहां से क्वेश्चन राइज होते हैं कि जीनों के मध्य की दूरी बढ़ाने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है, संलग्नता कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर, ताप के द्वारा क्या होता है, एंजाइम विकृत होते हैं, एंजाइम विकृत होते हैं, जीन दूर जाते हैं, जीन दूर जाएंगे, संलग्नता कम हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी। उम्र को बढ़ाने के ऊपर, जैसे जैसे प्राणी की उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम के अंदर पैकेटीन प्रावस्था धीरे 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 दुर्बल होती जाती है। कन्फर्म हुआ, दुर्बल होती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर हमारे अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जीन विनिमय कम हो जाएगा, संलग्नता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, संलग्नता बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या बात आती है कि संलग्नता की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, संलग्नता। एक दूसरे के जस्ट क्या है, ये ऑपोजिट है, ठीक है बेटा। ये है इसके ऊपर मैक्सिमम आने वाले क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। चलो आगे, चलो क्लियर हुआ, आगे चल रहा हूं मैं टॉपिक के ऊपर। लिखे सामर्थ्यता, संलग्नता की सामर्थ्यता, संलग्नता की सामर्थ्यता, सामर्थ्यता व्युत्क्रमानुपाती 1/, जीनों के मध्य की दूरी, जीनों के मध्य की दूरी। ये लो मित्रों, लग गया पता, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। संलग्नता की सामर्थ्यता व्युत्क्रमानुपाती होती है जीनों के मध्य की दूरी, यानी कि जीनों के मध्य की दूरी बढ़ाने पर संलग्नता कम और घटाने पर संलग्नता अधिक हो जाती है। ये एक अपने आप में पूरी थ्योरम है, दिमाग के अंदर आप इसको बसा के भूलना नहीं। अभी चलता हूं मैं टाइप के ऊपर। किसके टाइप के ऊपर, अभी हम संलग्नता के प्रकार देखें, हम संलग्नता के प्रकार देखने जा रहे हैं। हमने बेसिकली अध्ययन के अंदर ये देखा है कि संलग्नता क्या है,
सहलगनता क्या है बेटा? किसी गुणसूत्र पर जीनों के साथ साथ जीनों का पाया जाना, एक साथ जीनों का पाया जाना। जीन कैसे होना चाहिए? जीन दोनों प्रभावी भी हो सकते हैं, जीन दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं, जीन एक प्रभावी एक अप्रभावी भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीन दोनों के दोनों क्या है बेटा? प्रभावी। जीन दोनों के दोनों क्या है? अप्रभावी। जीन एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। जीन समयुग्मजीय अवस्था के अंदर भी दिखाया जा सकता है, जीन विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर भी दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से होगा, एक साथ मिलेगा। जबकि स्वतंत्र अभियून के ऊपर उसमें प्रत्येक जीन प्रत्येक कारक अलग अलग गुणसूत्र के ऊपर मिलेगा। स्वतंत्र अभियून का मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से पाया जाना, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए। सहलगनता क्या है? स्वतंत्र नहीं होना, एक ही क्रोमोसोम पे मिलेगा लेकिन प्रभावित ये भी नहीं करेंगे, ये भी छेड़छाड़ नहीं करते। तू बैठा है, बैठ जा, आराम से बैठ जा, कोई लेन देन नहीं। क्लियर हुआ बेटा? स्वतंत्र अपव्यून का नियम इसीलिए अपवाद ग्रसित माना गया कि जो चीजें स्वतंत्र अपव्यून में हो रही हैं, स्वतंत्र अपव्यून बोल रहा है कि समस्त स्वतंत्र अपव्यून दर्शाने वाले जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। सहलगनता कहती है नहीं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो हो गया ना अपवाद ग्रसित? ये है बेटा। यहाँ पे सहलगनता दो प्रकार की है। नंबर 1 पे आएगी पूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता, कंप्लीट लिंकिंग। अगली कौन सी आएगी? अपूर्ण सहलगनता, अपूर्ण सहलगनता, कंप्लीट, पूर्ण सहलगनता, अपूर्ण सहलगनता। इसमें क्या है बेटा? आपने क्या बोलेंगे, क्या क्या कथन होगा? जीनों के मध्य की दूरी क्या होती है? मध्य की दूरी क्या होती है बेटा? कम पाई जाती है। नंबर 1। अब जब जीनों के मध्य की दूरी बहुत कम होगी, जीन पास पास पाए जाएंगे, तो क्या इसमें क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय होगा? होगा क्या? जीन विनिमय इसमें क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ये कथन याद रखिएगा। पहला कथन मैंने क्या बोला? पूर्ण सहलगनता का मतलब क्या होता है? जीनों का पास पास पाया जाना, अर्थात जीन बहुत ज्यादा पास पास पाए जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होगी। अगली बात क्या लिखूं मैं? इसमें नए संयोग प्राप्त नहीं होते, नए संयोग प्राप्त नहीं होते, नहीं होते मतलब नए गुण प्रकट नहीं हो सकते इसके अंदर। याद करो, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज, प्रथम प्रावस्था में मैंने आपको क्या कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन ही, प्रथम विभाजन ही सत्य विभाजन है। क्यों? क्योंकि उसमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर जब तक नहीं होगा, अगली पीढ़ी में आधुनिक अनुवांशिक नए विकसित गुणों का निर्माण नहीं होगा। क्लियर हुई बेटा? तो हमने क्या बोल दिया कि नए संयोग यहाँ नहीं बनेंगे। कैसे संयोग बनेंगे? जो पुराने चलते आ रहे हैं, जो पैतृक संयोग है, बस वही मिलेंगे हमें यहाँ। ये इसकी पहचान है। कोई दिक्कत किसी को? आगे चल रहा हूं। अपूर्ण सहलगनता का मतलब क्या है? अपूर्ण सहलगनता के अंदर जस्ट अपोजिट काम कर दो। जीनों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? जीनों के मध्य की जो दूरी हो जाएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहाँ क्या होती है? उपस्थित पाई जाती है, प्रेजेंट होगी। सहलगनता यहाँ पे क्या हो जाएगी? सहलगनता यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? एब्सेंट हो जाएगी। सहलगनता एब्सेंट है, क्रॉसिंग ओवर जो है, जीन विनिमय की प्रक्रिया जो क्या है, यहाँ पाई जा रही है। अब जब जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जा रही है तो बेटा अपन क्या कह सकते हैं? यहां पर पैतृक संयोग के बराबर क्या पाया जाएगा? नए संयोग पाए जाएंगे। पैतृक संयोग और नए संयोग अनुपात क्या रहेगा इनका? 50:50, 50-50। ठीक है, 50% हमारे पास में पैतृक संयोग रहेंगे जनकीय पीढ़ी के, और 50% हमें नए संयोग प्राप्त हो जाएंगे, पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। कन्फर्म हुआ बेटा? ये है
पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता की पहचान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा कि पूर्ण सहलगनता के अंदर क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, नए संयोगों का निर्माण नहीं होता। ये दो कथन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये उतार लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट इसके अपोजिट देखें तो अपूर्ण सहलगनता की प्रक्रिया के अंदर बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होगी, सहलगनता नहीं पाई जाएगी, पैतृक संयोगों के साथ साथ में 50% हमें नए संयोगों की प्राप्ति भी होगी। चलो नेक्स्ट पेज। अभी इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है लिंग सहलगनता। देख लें कुछ टॉपिक छूट तो नहीं गया। आगे देखें, आगे टीएच मॉर्गन की ड्रोसोफिला के ऊपर यदि क्वेश्चन आ जाए किस तरीके से करना है, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो पूर्ण सहलगनता है, पूर्ण सहलगनता, ये आपको कहां देखने को मिल सकती है। इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, या तो आएगा बेटा ये मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला का मतलब क्या होता है, नर ड्रोसोफिला के अंदर, और या ये मिलता है आपको रेशम कीट के अंदर। किसमें मिलेगा बेटा, रेशम कीट। वो भी कौन सी, लाइन दोबारा क्यों चल रही है, ये मेरा हाथ लग गया इसके ऊपर, रेशम कीट के अंदर मिल जाएगी। ये इस प्रकार की पाई जाती है। आगे चलता हूं, आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक अलग से छोटा सा क्वेश्चन है, तो सोच रहा हूं मैं इसके बाद में करवा दूं आपको, इसके बाद में करवा दूं। लिंग सहलगनता बता दी। अब लिंग सहलगनता जो है, हमने पहली पढ़ी थी सहलगनता, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लिंग सहलगनता, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग सहलगनता का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, किसी कायिक लक्षण का, कायिक लक्षण का क्या दिक्कत है, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होना। लिंग सहलगनता किसी कायिक लक्षण की जीन का लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होना क्या कहलाता है बेटा, लिंग सहलगनता कहलाता है। देखो लिंग सहलगनता, लिंग, लिंग गुणसूत्र, सहलगनता आ गया बैठ के। अब तुम यहाँ पे किसी कुत्ते को बिठा लो जो तुम्हारा पेट है, बैठेगा ना वो, है ना, तुम्हारे अंडर ही बैठेगा। किसी बंदर को बिठा लो मोटे के ऊपर, तो अपना पेट है, वो यहाँ बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं लिंग सहलगनता। का मतलब क्या हुआ, किसी कायिक लक्षण वाली जीन का मानव के अंदर लिंग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होना क्या कहलाता है, लिंग सहलगनता कहलाता है। परिभाषा जो है बेटा वो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकती है। प्रॉब्लम क्या चल रही है इसके अंदर, ठीक है, आ सकती है। आगे देखो, चेंज कर दूं इसको मैं, लिंग सहलगनता, ध्यानपूर्वक देखें बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे इसको बोलेंगे एक्स लिंग सहलगनता,
एक्स लिंक्ड लिंकेज, एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित सहलगनता। दूसरी वाई लिंग सहलगनता, वाई लिंक्ड लिंकेज। दो प्रकार की सहलगनता बेटा हमारे पास में पाई जा रही है। दोनों प्रकार की उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो मैं समझा देता हूं। सहलगनता क्या है? सहलगनता कोई कायिक लक्षण है। कैसा लक्षण है बेटा? कायिक, कोई देहिक लक्षण है। सपोज करो कि मेरी आंख टेढ़ी जा रही है, सपोज करो मेरे को व्रणांता हो गया है, सपोज करो कि मेरे को हीमोफीलिया हो गया है, सपोज करो कि मेरे को कानों के ऊपर बहुत सारे बाढ़ आए। अपने दादा के ऊपर देखना, अपने तुम्हारे दादा परदादाओं के कानों के ऊपर लंबे लंबे इतने बाढ़ होंगे। बीमारी है एक प्रकार की, सुनाऊंगा मैं कैसी बीमारी है। हो सकता है कई आपने अपने मित्र देखे होंगे, वो देख तो कहीं और रहते हैं, तुम्हें लगा तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अनैच्छिक दौलन, आंखों का अनैच्छिक दौलन। ये आंख इधर जा रही है, ये एक आंख इधर जा रही है। फिर गायनेकोमैस्टिया, ऐसे पुरुष दिखाई देंगे जिनके अंदर महिलाओं के कैरेक्टर होते हैं, ऐसी महिलाएं दिखाई देंगी जिसके अंदर पुरुषों के कैरेक्टर होते हैं। बेसिकली आप इनको विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है, बता देता हूं मैं। इसको बोलते हैं LGBTI, LGBTI बोलते हैं इसको। लिखना मत, जनन चैप्टर में तरीके से करवा दूंगा। L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, I का मतलब इनब्रीडर। ये हमारे बीच में ही पाए जाते हैं, है ना। बेसिकली ट्रांसजेंडर, जिनको हमने किन्नर बोलते हैं हम, ट्रेन के अंदर और कहीं पर भी बहुत भीड़ भाड़ के अंदर, लोगों के अंदर, हमारे अंदर, ये सभी प्रजातियां ईश्वर ने बनाई है, ये है। तो कायिक लक्षण की वंशागति जो है, कायिक लक्षण की जो जुड़ाव है, कायिक लक्षण आपको कहां मिल रहा है? या तो मिलेगा एक्स गुणसूत्र के ऊपर या मिलेगा वाई गुणसूत्र। कंफर्म हुआ बेटा? समझ में आई चीज आपको? ये दो प्रकार की वंशागति पाई जाती है। एक्स लिंग सहलगनता का मतलब क्या लिखेंगे? क्या लिखूंगा बेटा मैं? कायिक लक्षण की जीन का, कायिक लक्षण की जीन का एक्स गुणसूत्र पर पाया जाना, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होना, ये लो मित्रों, क्या कहलाता है? एक्स लिंग सहलगनता कहलाता है। वाई के लिए क्या लिखूंगा? कायिक लक्षण की जीन कहां मिलेगी बेटा आपको? ये वाई गुणसूत्र पर मिलेगी। समझ आई बात? इसको बोलते हैं एक्स लिंग सहलगनता, इसको बोलते हैं वाई लिंग सहलगनता। एक्स लिंग सहलगनता में कौन कौन से रोगों की विवेचना की गई है? बहुत सारे रोग हैं। हमारे सिलेबस में कितने रोग हैं जो हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर? हम पहला पढ़ेंगे हीमोफीलिया। क्या पढ़ेंगे मित्रों? हीमोफीलिया। दूसरा रोग कौन सा पढ़ेंगे? व्रणांधता। ये दो रोग हैं हमारे सिलेबस में। एक्चुअली रोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें दो रोग करने हैं। वाई लिंग सहलगनता, वाई लिंग सहलगनता में क्या पढ़ोगे बेटा? एक पढ़ोगे आप हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। दूसरा पढ़ोगे आप टीडीएफ कारक की उपस्थिति, टीडीएफ कारक की उपस्थिति। ठीक है, ये दो प्रकार की डिजीज जो है वो इसके अंदर आप बेसिकली करोगे। इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है, दो प्रकार के पढ़ने हैं बेटा आपको, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना बस। उसके बाद में एक अगला टॉपिक आएगा, उसके बारे में मैं आपको करवाऊंगा एक्स लिंग सहलगनता के और बहुत सारे रोग हैं। मैं नाम बोल देता हूं: आंखों का अनैच्छिक दौलन, दांतों का विरूपित इनेमल, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
सबसे बड़ा जीन होता है ये हमारे शरीर का, डिस्ट्रोफिन जीन बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा जीन है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग होंगे, वो रोगों को मैं पढ़ाऊंगा आपको मेंडलीय विकार में। किसमें पढ़ाऊंगा? मेंडलीय विकार में, जो मेंडल की वंशागति को प्रभावित करते हैं। अभी फिलहाल हमारे टॉपिक के अंदर दो ही रोगों की चर्चा करनी है हमने। पहला कौन सा? हीमोफीलिया। दूसरा कौन सा बेटा? वर्णांता। एक्स लिंक सैलगंधा के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है लिखिए कि एक्स लिंक सैलगंधा, देखो बेटा ध्यान से, एक्स लिंक सैलगंधा किन में पाई जाती है? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये नर में होती है या मादा में? किसमें पाई जाएगी? दोनों में। किसमें पाई जाएगी बेटा? ये नर व मादा दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में क्या मिलेगी? उपस्थित मिलेगी। कैसे? अगर नर है तो बोल देंगे 44 प्लस एक्स वाई, आ गया एक्स। अगर बात करता हूं मादा की तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये रहा एक्स। क्या पता? तो दोनों ही प्रकार की प्राणियों के अंदर एक्स लिंक सैलगंधा पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स लिंक सैलगंधा प्राणियों में पाई जाती है, नर में, मादा में, दोनों में या किसी में नहीं? तो क्या भरोगे इसका आंसर बेटा? नर और मादा दोनों के अंदर पाई जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई लिंग सहलगंता, वाई लिंग सहलगंता, तो वाई लिंग सहलगंता केवल कैसी होती है? केवल नर के अंदर मिलेगी बेटा, केवल नर प्राणी। क्यों? क्योंकि नर प्राणी में क्या पाया जा रहा है? 44 प्लस एक्स वाई, ये बड़ा इसका कारक यहां पाई जाएगी। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एक को क्या बोलते हैं? एक को मोनो, होलो, और दो को क्या बोलते हैं? डाई या बाई, डाई या बाई बोलते हैं। तो इस प्रकार की सैलगंता को जो केवल नर में पाई जा रही है, किसमें पाई जा रही है? केवल नर में पाई जा रही है, इसे बोलते हैं हॉलैंड्रिक। इसे हॉलैंड्रिक सैलगंता भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है बेटा, उपनाम है इसका, हॉलैंड्रिक। और एक्स लिंक सैलगंता को क्या बोलोगे? डायैंड्रिक। क्या बोलोगे बेटा? डायैंड्रिक। ये डायैंड्रिक प्रकार की है, दोनों डायैंड्रिक सैलगंता है। कन्फर्म हो गया? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर के अंदर जेट में इसकी भूमिका रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं भैया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड लिंकेज। ध्यान से देखिए। अब इसमें हमने पहला रो कौन सा पढ़ना है बेटा? कौन सा पढ़ना है? हीमोफीलिया। ये लो मित्रों, हीमोफीलिया। हीमो HAEMO प्लस PHILIA, हीमोफीलिया। रक्त का लॉस, क्या बोलेंगे? रक्त की हानि, रक्त का बहाव, ब्लड लॉस, बहाव, रक्त स्त्राव। स्त्राव हो रहा है, किसका स्त्राव हो रहा है बेटा? ब्लड का स्त्राव हो रहा है। याद रखोगे, नहीं भूलोगे। हीमोफीलिया के उपनाम पढ़ते हैं, उपनाम पढ़ते हैं बेटा। इसे सामान्यतः किस प्रकार का रोग बोला गया है? शाही रोग। क्यों बोला गया है? लंदन की महारानी रानी विक्टोरिया के वंशज में इसकी खोज हुई थी। समझ आया? नंबर 2 पे इसे कहा गया है ब्लीडर डिजीज। क्या बोला गया है? ब्लीडर डिजीज कहा गया है। रक्तस्रावी प्रावस्था भी कहा गया है। इसका तीसरा नाम है क्रिसमस डिजीज। क्या बोला गया है बेटा? क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस रोग भी कहा गया है। अब क्रिसमस डिजीज क्यों बोला गया है?
क्या ये क्रिसमस की छुट्टियों में आता है? क्या ये बड़े दिनों की साथ छुट्टियों में नहीं मिलेगा? ये नहीं। क्यों बोला गया है? 1952 के अंदर, कब बेटा? 1952 के अंदर एक 4 वर्षीय बालक था। कितने वर्षीय था बेटा? 4 वर्षीय टिंगर था। एक बॉय के अंदर, लड़के के अंदर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। क्या नाम था? ये लो जी, स्टीफन क्रिसमस नामक बच्चे के अंदर सबसे पहले इस रोग को देखा गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रिसमस डिजीज। क्या बोलेंगे बेटा? क्रिसमस डिजीज कहा गया इसे नाम। और याद रखिएगा, जो क्रिसमस डिजीज नाम है, ये किस प्रकार के हीमोफीलिया को नाम दिया गया है? ये दिया गया है, सुनो ध्यान से, हीमोफीलिया बी। हम 3 प्रकार के हीमोफीलिया पढ़ेंगे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया बी प्रकार के रोग को क्रिसमस डिजीज बोला गया। हम कह सकते हैं 1952 में 4 वर्षीय बालक स्टीफन क्रिसमस के अंदर कौन से रोग की खोज हुई थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनी डाउट बेटा किसी भी बच्चे को? यदि परेशानी है तो मुझसे बोल सकते हैं आप। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये इसके उपनाम है हीमोफीलिया की। इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त स्कंदक कारक की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। हिंदी में लिखो रक्त स्कंदक कारक, रक्त स्कंदन कारक, जो खून का थक्का जमाते हैं, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। अत्याधिक रक्त स्राव होता है। अत्याधिक रक्त स्राव से मनुष्य की क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। इसे कहा गया है हीमोफीलिया डिजीज। सुनी बात? हमारे बेसिकली कभी चोट लगती है, कभी नाखून फूट जाता है, तो हम उसको दबा के रखते हैं, थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं, कुछ टाइम के बाद में हमारे रक्त स्राव क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? रक्त को जमाने वाला, रुधिर के स्राव को रोकने वाले कारक पाए जाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह हमारे अंदर कारक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रक्त क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है। लेकिन इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अंदर अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो रुधिर का स्राव रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रुधिर को जमाने वाला थक्का ही नहीं है। और थक्के को जमाने वाले क्या होते हैं? कारक। कैसे कारक? जिन्हें कहा जाता है रक्त स्कंदक कारक। इनकी क्या आ जाती है? भरपूर मात्रा में कमी आ जाती है। कोई डाउट? चलो आगे। प्रकार, टाइप्स। अब देखो, टाइप से पहले काम करो, एक परिभाषा और लिख लो यार थोड़ी। हीमोफीलिया के लिए एक परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एक्स लिंग गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की अप्रभावी जीन, कौन सी जीन बेटा? अप्रभावी जीन की उपस्थिति हो जाती है, की उपस्थिति हो जाती, इसे कहते हैं हीमोफीलिया। अब देखो, हीमोफीलिया के लिए क्या बोला हुआ है? अप्रभावी जीन। अगर तो ये कैपिटल एच ऐसे लिखा होता तो क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन। क्या बोलते? अब ये क्या, ये कैसा जीन है? अप्रभावी है, तो ये अपनी उपस्थिति कैसे दिखाएगा? ऐसे, छोटी एच के अंदर। तो लिखो कैसे हो सकता है ये? एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स। लो भाई, तीनों का मतलब लिखो ध्यान से। यदि ये अवस्था आ जाए मादा के अंदर, अप्रभावी जीन आ जाए, तो क्या बोलेंगे? वाहक मादा। मादा कभी रोगी नहीं होती, अनुवांशिक रोगों की ये बात ध्यान देना। मादाएं
फीमेल्स कभी भी अनुवांशिक रोगों की रोगी नहीं होती। मादाएं हमेशा क्या होती है बेटा? वाहक। एक बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएंगी, तभी इन्हें बीमारी की जड़ कहा जाता है। ठीक है बेटा? नहीं मजाक में बोल रहा हूँ भैया, ऐसे आलतू फालतू मत ले लेना, कहीं पे कहीं बात खड़ा हो जाए। ठीक है भाई, सुन की बात ध्यान से। फायदा भी है इनको। इनका फायदा क्या होता है? ये खुद रोगी कभी नहीं होती। ये क्या करेंगी? रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करने वाली वाहक होती है। बात समझ में आया? अब ये आ गया, ये क्या होगा? ये होगा रोगी नर। नर जो होता है वो हमेशा रोगी होता है, नर कभी वाहक नहीं होता। और ये वाली यदि प्रावस्था महिलाओं में आ जाए, ये वाली प्रावस्था, इसको बोलते हैं समयुग्मजी प्रावस्था। क्या आएगी बेटा? समयुग्मजी प्रावस्था में अप्रभावी जीन आने पर, अप्रभावी हीमोफीलिया की जीन आने पर, हीमोफीलिया जीन आने पर, ये जो भ्रूण है ना, आने पर भ्रूणावस्था में अथवा गर्भावस्था में इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। तो शिशु होता है वो गर्भावस्था के अंदर ही उसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाता है। ये जन्म नहीं ले सकता कभी, ये अवस्था कभी भी जन्म नहीं लेगी, ये अवस्था कभी भी जन्म नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ अप्रभावी जीन दोनों एक्स गुणसूत्रों के ऊपर आ रहा है समयुग्मजी अवस्था में, ये कभी जन्म लेगा ही नहीं। ये जन्म से पूर्व अपनी मां के गर्भ के अंदर भ्रूणावस्था के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ आ गई बात बेटा? यह है हीमोफीलिया अपना। क्योंकि हीमोफीलिया के लिए अपन क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया की जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर किस अवस्था में आती है? अप्रभावी। ये प्रश्न है अपने आप के अंदर, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। हीमोफीलिया की अप्रभावी जीन किस गुणसूत्र पर आती है? एक्स गुणसूत्र पर आती है। किस पे आती है बेटा? एक्स लिंग सहलगन रोग है ये वाई लिंग सहलगन नहीं है। कहीं वाई के ऊपर भी टेक दो आप, वाई के ऊपर कभी भी नहीं आएगा ये। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यदि सामान्य नर की शादी वाहक मादा से कर दी जाए, यदि सामान्य मादा की शादी रोगी नर के साथ में कर दी जाए, तो इनके द्वारा क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसके क्वेश्चन दे दूंगा आपको, सॉल्व करवा दूंगा। तो ये हो गया बेटा। अभी लिखते हैं इसके टाइप। चलो बेटा इसके प्रकार पे चलते हैं। हीमोफीलिया के 3 टाइप आएंगे बेटा, देखें ध्यान से। टाइप में पहला आता है हीमोफीलिया, कौन सा? ए। नंबर 2 पे हीमोफीलिया बी, और नंबर 3 पे हीमोफीलिया सी। ये लो बेटा, ये 3 प्रकार के हीमोफीलिया है। क्वेश्चन आएगा हीमोफीलिया ए जो होता है वो किसकी कमी से होता है? हीमोफीलिया ए जो है वो उसमें किस चीज की कमी हो जाएगी? लिखेंगे एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन कारक। कौन सा कारक है ये? AHG कारक। AHG कारक का पूरा नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक। या मैं कह सकता हूं रक्त स्कंदक कारक। 5, 6, 7, 8 की कमी के कारण, की एब्सेंस के कारण होता है। हीमोफीलिया ए प्रकार का रोग जो होगा उसमें किस कारक की कमी आ जाएगी बेटा? रक्त स्कंदक कारक, 8वां रक्त स्कंदक कारक, यानी कि 8वां रक्त स्कंदक कारक का नाम क्या है? क्या नाम है? AHG। AHG का पूरा नाम क्या है?
एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक। समझ में आई? ठीक है, इसे सामान्य भाषा के अंदर प्रति हीमोफिलिक रक्त स्कंदक कारक भी कहा जाता है। इसकी कमी आने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हीमोफीलिया ए प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। लगभग 80% केस के अंदर आपको यही मिलेगा। 80% केस जो है बेटा उसके अंदर आपको यही मिलने वाला है। याद रखना ये बात, ध्यान से। कन्फर्म हुआ? चलता हूं बी के ऊपर। बी का दूसरा नाम क्या है? अरे क्या नाम है इसका? क्रिसमस डिजीज है। ये किसके अंदर हुई थी? स्टीफन क्रिसमस में हुई थी। इसमें किस कारक की कमी हो जाती है? रक्त स्कंदक कारक। कौन सा? नौवां कारक। कौन सा बेटा? नौवें कारक। क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ये रक्त स्कंदक कारक कौन सा? रक्त स्कंदक कारक नौवां, 9 नंबर का कारक जो होता है वो इसमें एब्सेंट रहेगा। इस कारक का नाम क्या है? इसका नाम है पीटीसी। पीटीसी चैनल नहीं है, कारक का नाम है। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये लो मित्रों, ये इसका पूरा नाम है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। इस कारक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? रक्त स्कंदक नौवां कारक। क्या बोलेंगे? रक्त स्कंदक नौवां कारक। एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक का नाम क्या लिखेंगे? 8वां कारक। क्या बोलेंगे बेटा? 8वां कारक। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बेटा? चलता हूं मैं नंबर 3 पे। एक कथन याद रखिएगा। सबसे पहली बात आती है, ये रेयर प्रकार का हीमोफीलिया है। बात समझ में आई? ये बहुत कम पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये पाया जाता है तो ये मतलब किस कुल के प्राणियों में मिलेगा? कहां के लोगों में मिलेगा? आंसर भरेंगे यहूदियों में। कहां भरेंगे? यहूदी, यमन के जो लोग थे। कहां के लोग थे बेटा? यमन के। ठीक है, यमन की साइड के, या देखो मुझे ज्यादा इसके बारे में हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन उस एरिया के जो जोन के जो क्षेत्र के लोग थे उनके अंदर इस प्रकार का हीमोफीलिया पाया जा रहा है। क्या ये भारत में है? क्या बहुत ही रेयर है? तो ये रेयर है। ठीक है, कहां मिलेगा ये मिलेगा यहूदियों। यहूदी जो थे उस समुदाय के अंदर लोगों में मिलेगा, आपको इधर नहीं मिलेगा। अच्छा, अगली बात, इसमें किसकी कमी आती है बेटा? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे रक्त स्कंदक कारक, स्कंदन कारक। कौन सा? 11वां, 11th कारक की क्या हो जाती है बेटा? एब्सेंट हो जाता है। याद रखना, ये सारे ही प्रकार के अप्रभावी जीन की उपस्थिति से होने वाले रोग हैं। प्रभावी जीन उपस्थिति में नहीं होता। तो अच्छा, इसके अंदर रक्त स्कंदक कारक का नाम क्या है? नाम लिखो पीटीए। पीटीए का पूरा नाम लिखो, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसाइडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसाइडेंट, ये नाम है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में रेयर है। सुन गई बात बेटा? बहुत ही रेयर है, ये नहीं मिलने वाला। क्लियर हुआ? 3 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार कौन सा पढ़ा? हीमोफीलिया ए। किस कारक की कमी से होता है ये? 8वें कारक की कमी से होता है। 8वें कारक का नाम क्या है? एएचजी का पूरा नाम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक। अगला कौन सा चलता हूं मैं? सामान्य नाम क्या है इसका? किस कारक की कमी से होगा? इस कारक का नाम क्या है? पीटीसी का पूरा नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। अगला कौन सा है?
हीमोफीलिया का कौन सा प्रकार सर्वाधिक रेयर होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? कहां मिलेगा ये? यहूदियों में, यमन साइड के लोगों के अंदर। हमारे भारत के अंदर तो नगण्य है ये। हीमोफीलिया किस कारक की कमी आती है? तो ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास में? हमारी ट्रिक रहेगी 8वां कारक, 9वां कारक और 11वां कारक, तीनों में कहानी चलती है। अब कोई पूछेगा सर 10वां किधर गया? पूछेगा ना कोई, कोई तो पूछेगा। एक्चुअली में 11 कारक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विभिन्न कारक जो बाकी हैं वो रक्त स्कंदन करने के अंदर काम भी आते हैं। अलग अलग कारकों के नाम है, कोई थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कोई प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, कोई फाइब्रिनोजन है, कोई किसी प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का, अनेकों नाम है इसके। अच्छा, इसके अंदर जो कारक की कमी हो रही है उस कारक का नाम क्या है? पूरा नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसाइडेंट। क्या बोलेंगे? एनसाइडेंट। कंफर्म हुआ? पता लगा? चलो जी थेरेपी चलती है। इसका उपचार कैसे करोगे? इसका उपचार कैसे करोगे? सबसे पहले करेंगे अपन जीन थेरेपी के द्वारा। क्या करेंगे बेटा? जीन थेरेपी। आप इसकी जीन थेरेपी करवा सकते हो, ठीक है। नंबर 2, आप जीन का रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हो? अरे अदला बदली, ढूंढ पकड़ो बिना गालो, बिना पकड़ो इन्हें गाल दियो, समझ आ गया? और तीसरा इसके अंदर क्या कर सकते हो? डोमेप्रेसिन। ये 3 प्रकार का ट्रीटमेंट है, लेकिन कब है? डोमोप्रेसिन एक प्रकार की औषधि है। इसका प्रयोग कब करोगे? इसका प्रयोग करोगे जब हीमोफीलिया शुरुआती लक्षणों में होता है, जब पहले पहले ये दिखे। लक्षण क्या मिलेंगे? नाक से बार बार खून आ जाना, हर बार ये नहीं समझना कि नाक की नक्सीर फूटी हुई है, पहला। दूसरा, छोटे से कट लगने के बाद में बहुत ज्यादा खून निकलना। तीसरा, जगह जगह पे नीले या लाल या काले धब्बे बन जाना ब्लड के ऊपर, ठीक है, इसके अपने स्किन के ऊपर बन जाना। ये इसके बहुतायत मेन लक्षण माने जाते हैं। क्लियर हुआ हीमोफीलिया? चलो नंबर 2 के ऊपर लगाओ हेडिंग वर्णांधता। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब क्या है? वर्णों के प्रति अंधता। वर्ण प्लस अंधता, वर्ण प्लस अंधता। कलर ब्लाइंडनेस, कलर मैंने कुछ कलर है, कुछ कलर है। वो कलर कौन कौन से हैं? वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, आरजीबी, ठीक है। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड हो जाना। ब्लाइंड का मतलब होता है आपका रंगों के अंदर विभेदात्मक करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, नहीं पता चलता आपको कि कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। इसे बोलेंगे वर्णांधता। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन है भाई? हॉर्नर। क्या लिखोगे बेटा? हॉर्नर। अरे हीमोफीलिया का खोजकर्ता लिख लेना भाई, जॉन ऑटो। हीमोफीलिया का खोजकर्ता लिख लेना अलग से, भूल गया बताना ना आपको मैं, जॉन ऑटो। क्या मतलब हुआ इसका? जो जॉन नाम का आदमी था वो टेम्पू चलाता था, ठीक है, तो नाम जोड़ के बोल दिया जॉन ऑटो। मजाक में बता रहा हूं याद करने के लिए, जॉन ऑटो चलाता है, जॉन ऑटो। ये क्या है? वर्णांता। हॉर्नर, अंधा है, अंधा क्या करेगा? हारनी बजाएगा। सुन की बात ध्यान से, अंधे के पास में ऑप्शन नहीं है, तो देख के बोलो वो हार्न बजाता रहेगा, तो ये बेचारा हॉर्न हॉर्न बजा रहा है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? क्या लिखोगे? कुछ विशिष्ट रंगों के प्रति विभेदात्मक क्षमता नगण्य पाया जाना। लिख लो आप इसके अंदर, कुछ रंगों के प्रति विभेदात्मक क्षमता अथवा रंग विभेद करने की क्षमता, रंग विभेद करने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्षमता कम पाई जाती है या असमर्थ होता है बेटा पहचान करने की। तो कौन कौन सी वर्णांता है? नंबर 1 पे
प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया नंबर 1 पे प्रोटेनोपिया, नंबर 2 पे ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ये लो भाई। और तीसरा ट्राइटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया, ये लो ट्राइटेनोपिया। प्रोटेनोपिया, इस प्रकार की वर्णनता में रोगी को कौन सा रंग कम दिखाई देता है? रेड कलर। ड्यूटेरोनोपिया जो है, इस प्रकार की वर्णनता में रोगी किसको असमर्थ रहता है पहचानने में? ग्रीन। और ट्राइटेनोपिया, ये आजकल की एडवांस प्रकार की वर्णनता देखी गई है जो नीले रंग के अंदर काम आती है। नीले रंग में काम क्या आती है? नीले रंग के रंग को विभेद नहीं कर पाता। अब सुनो ध्यान से, विभिन्न प्रकार की 3 प्रकार की वर्णनता पड़ी हुई है। तीनों प्रकार की वर्णनता में यह देखा गया कि जो प्रोटेनोपिया प्रकार की वर्णनता है, वो रोगी जो होता है वो लाल रंग की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। उसे बाकी रंग दिखेंगे, सारे रंग दिखेंगे, केवल लाल रंग की वो पहचान नहीं कर पाएगा। कन्फर्म हुआ? शब्द का मतलब समझो। ड्यूटेरोनोपिया का मतलब क्या है? हरे रंग के प्रति विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? उसकी नगण्य हो जाती है। और ट्राइटेनोपिया का मतलब बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लू कलर का, नीले रंग के कोई भी, आप जैसे तेरा ये बैग है, जिसको ट्राइटेनोपिया होगा उसको नीले रंग का विभेदात्मक क्षमता नहीं दिखेगी, उसको ये कलर कुछ अलग ही प्रकार का दिखाई देगा। अब ये कल्पना तो वही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। इसको वर्णनता है। वर्णनता एक प्रकार का घातक रोग नहीं है। ये कैसा रोग नहीं है बेटा? ये घातक रोग नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाती। जबकि हीमोफीलिया रोग कैसा है? घातक रोग है, लीथल डिजीज है बेटा, लिख लेना उसके लिए, हीमोफीलिया के लिए। हीमोफीलिया एक प्रकार का घातक रोग है, ये घातक रोग नहीं। समझ आ गई? 2 टॉपिक एक्स लिंग संलग्नता के हमारे यहाँ पे पूर्णतः समाप्त होते हैं। लगाओ हेडिंग वाई लिंग संलग्नता। पेज चेंज कर सकता हूं मैं यदि आपने उतार लिया तो। हाँ जी चलो, वाई लिंग संलग्नता, वाई लिंग संलग्नता। लो मित्रों, अब कोई कायिक जीन जो है वो किसके ऊपर आ रहा है बेटा? कौन से गुणसूत्र पे आ रहा है? वाई गुणसूत्र पे आ रहा है। नंबर 1 ध्यान देना, वाई गुणसूत्र के ऊपर कितने जीन पाए जाते हैं? 231 जीन पाए जाते हैं। ये फिक्स कर लेना दिमाग के। हमने रोग कितने पढ़े हैं बेटा इसके अंदर? हमने पढ़ा है नंबर 1 पे पहला, भाई कौन? ठीक है भाई, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं बेटा। हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब क्या है? ये कोई घातक बीमारी नहीं है, रत्ती भर भी इसका आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है, क्या होता है? हमारे जो कर्ण पल्लव है, कर्ण पल्लवों पर बालों का पाया जाता, कुछ नहीं है, नाई के पास में जाओ, रेजर मरवाओ, बालों का पाया जाना। अगर नहीं जाना तो घर पे लाके वैक्सिंग करो, ठीक है? तो कान साफ हो जाते हैं, थोड़े दिखते हैं, बस बात खत्म। कानों पर बालों का पाया, कईयों के तो लंबे लंबे कानों के ऊपर स्पीकर टाइप पाए जाते हैं। ईयरपोर्ट डाल दी जाए तो ईयरपोर्ट को ढूंढने के लिए बैटरी का प्रयोग करना पड़ेगा। ईयरपोर्ट गए कहाँ पे? तो ये बोलते हैं कर्ण पल्लवों पर
हाइपरट्राइकोसिस, कानों के ऊपर बालों का पाया जाना, इसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। याद रहेगा, कोई घातक बीमारी नहीं। दूसरा रोग कौन सा पढ़ा था हमने? रोग तो क्या है, इसको बोलेंगे टीडीएफ कारक। इसको बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो भाई को थाली फोड़ दिवस की शुभकामनाएं, बोलते हो थाली फोड़ दिवस, तो ये टीडीएफ कारक है। टीडीएफ कारक का मतलब समझो पहले क्या है। इसको बोलेंगे टेस्टिस्ट डिटराइन फैक्टर, वृषण निर्धारक कारक। हिंदी में क्या बोलेंगे? वृषण निर्धारक कारक। वृषण निर्धारक कारक कहा जाता है। वृषण निर्धारक कारक बोलेंगे, टीडीएफ फैक्टर। इस कारक के ऊपर कौन सी जीन पाई जाती है? कौन सी जीन पाई जाती है? बोलेंगे SRY जीन पाई जाती है। SRY जीन का नाम क्या है? इसका नाम है सेक्सुअल रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। सेक्सुअल रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। सुन गई बात बेटा? क्लियर हो गई? ये वो जीन है जिसमें कौन सा कारक पाया जाता है? टीडीएफ कारक पाया जाता है। यदि टीडीएफ कारक युक्त जीन SRY जीन मानव के वाई गुणसूत्र पर पाई जाएगी, तो ये जीन हमारे वृषण की जनन कोशिकाओं को कहती हैं, सॉरी वृषण की नहीं, हमारी जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको कहती हैं कि वृषणों का निर्माण करो। किसका निर्माण करो? वृषणों का निर्माण करो। और जब वृषण का निर्माण होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? लड़का पैदा होगी। क्या होगी? लड़का पैदा होगी। यदि टीडीएफ कारक युक्त जीन वाई गुणसूत्र के ऊपर ना हो तो क्या पैदा होगी? तो पुत्री पैदा होगी। ये बात ध्यान देना है। पुरुष प्राणी का वाई गुणसूत्र जो होता है वो मानव में लिंग निर्धारण करने की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? नर प्राणी के वाई गुणसूत्र पर होती है। मतलब माता के गर्भ में पल रहा शिशु मादा है या नर है, इसकी सारी भूमिका किसकी होती है? नर प्राणी के वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले टीडीएफ कारक युक्त SRY जीन की भूमिका होती है। ये चीज याद रखना। ये बात ठीक है मित्रों? यदि ये कारक इस जीन युक्त वाई गुणसूत्र पर पाया जाएगा तभी हमारी जनन कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी? वृषण का निर्माण करेंगी। और वृषण का निर्माण करना किसका लक्षण है? किसका लक्षण है बेटा? मेल का है। ये नर बच्चा पैदा होगा, मादा नहीं पैदा होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बेटा? ये चीज है। ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? वाई गुणसूत्र के ऊपर मिलेंगी। ये आपको मादा में नहीं मिल सकती। कंफर्म हुआ? पहला लिख दिया कर्णपलकों पर बाल का आना। दूसरा लिखेंगे टीडीएफ कारक। टीडीएफ कारक टेस्टिस डिटराइन फैक्टर कहते हैं, वृषण निर्धारक कारक कहते हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि इसके ऊपर कौन सी जीन पाई जा रही है? SRY जीन पाई जा रही है। सेक्सुअल रीजन ऑन Y क्रोमोसोम बोलेंगे इसको। ठीक है? तो ये लिंग गुणसूत्रों के ऊपर ये बता देगी कि ये जो जीन है ये टीडीएफ कारक का निर्माण कर रही है। टीडीएफ कारक का निर्माण कर रही है। और टीडीएफ कारक का निर्माण होते ही हमारी जनन कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? वृषण का निर्माण करना प्रारंभ करती हैं, जो नर प्राणी का संकेत होता है। ये हो गए हमारे दोनों प्रकार के। ठीक है? अभी हम किसके ऊपर चल रहे हैं? हम चल रहे हैं लिंग निर्धारण के ऊपर। ठीक है? लगाओ हेडिंग, अगली हेडिंग लगाओ, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा अपना देखिए, कोई छूट ना जाए। और तो क्या है? हाँ, लिंग निर्धारण।
लिंग निर्धारण परिभाषा क्या बोलेंगे इसके लिए अपने, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अनुवांशिकी चैप्टर का। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि प्राणियों में परिवर्तन के समय होता है। कब होता है बेटा ये, प्राणियों में परिवर्तन के समय, परिवर्तन के समय स्थिति उत्पन्न होती है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। यदि आप इसको निषेचन के आधार पर देखें, इसके आधार पर देखिए बेटा, इसको मैंने हेडिंग डाल दी निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलते हैं बेटा हमारे 3 पॉइंटों की तरफ भागते हैं अपन। 3 पॉइंट है हमारे। पहला कौन सा आएगा, पहले बोलेंगे प्रोगैमिक, क्या बोलेंगे बेटा, प्रोगैमिक। दूसरा क्या बोलेंगे, सिनगैमिक। तीसरा क्या बोलेंगे, एपिगैमिक। एपिगैमिक देखो, प्रो का मतलब होता है पहले, सिन का मतलब होता है यथा समय के अनुसार, और एपी का मतलब होता है बाद में। क्या होता है बेटा, बाद में। इसको क्या बोलेंगे, निषेचन से पहले, निषेचन से पहले यदि परिवर्तन हो तो क्या बनेगा, इसका क्या लिखेंगे, निषेचन के समय, निषेचन के समय लिंग निर्धारण किन के अंदर पाया जाता है। और इसको बोलेंगे निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किन के अंदर पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन बेस के अंदर 19 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुनो ध्यान से कैसे आया हुआ है क्वेश्चन। देखो, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ी, हमने बताया कि जीवों के अंदर प्राणियों में परिवर्तन के द्वारा इनका निर्माण होता है, परिवर्तन के द्वारा इनका विकास होता है। तो कई प्राणियों का निर्माण परिवर्तन से पहले होता है, कई प्राणियों का निर्माण परिवर्तन के समय होता है, और कई प्राणियों में परिवर्तन के बाद में इनका निर्माण होता है। तो पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन 19वें पेपर में कैसे आया हुआ है कि मधुमक्खियों के अंदर नर राजा का जो निर्माण होता है, एपिस के अंदर, मधुमक्खी पालन के अंदर, एपिस के अंदर नर मधुमक्खी, नर राजा मक्खी का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है। तो कहां लिखोगे बेटा आप, लगाओ बेटे, लिखो यहां, नर मधुमक्खी में ड्रोन का बनना, नर मधुमक्खी में किसका बनना, मेल, यानी कि नर जो है वो ड्रोन कहलाता, ड्रोन का बनना। लिख दिया बेटा, मधुमक्खी में ड्रोन का बनना। समझ आ गई बात ये। अब ड्रोन क्या है, नीचे लिख लो, मेल जो होता है वो क्या होता है, अजननशील, जनन क्षमता नहीं होती इसके अंदर, अजननक्षम, नीचे लिखो अजननक्षम होता है बेटा ये। आगे क्या है बेटा अपने पास में, दूसरा प्रकार सिनगैमिक, निषेचन के समय। तो इसमें आप एग्जांपल लिख दो, प्लांट और एनिमल, पादप और जंतुओं के अंदर दोनों में इस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, सिनगैमिक पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है ये जेट के हिसाब से कि विभिन्न प्रकार के पादपों अथवा जंतुओं में, प्राणियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के आधार पर कैसी होती है। तो आप क्या लिखोगे, सिनगैमिक प्रकार की होती है। मधुमक्खियों में नर राजा या ड्रोन का बनना किस प्रकार का निर्धारण है, प्रोगैमिक। और मधुमक्खियों के अंदर क्वीन का बनना, मधुमक्खी के अंदर मादा मधुमक्खी जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्वीन, क्वीन का बनना। ये किसका या किस प्रकार का लिंग निर्धारण है, क्या बोलोगे, एपिगैमिक। इसमें निषेचन के बाद में किसका निर्माण होता है, मधुमक्खी का। क्यों, क्योंकि इसने रॉयल जेली जो होती है उसको सबसे ज्यादा खाया है। इसके उपरांत और कौन खाएंगे, श्रमिक खाएंगे या मजदूर खाएंगे, कौन खाएंगे, श्रमिक की संख्या होती है तो इसको बाद में श्रमिक यूज करते हैं।
जो सॉरी जो सोल्जर होते हैं, सैनिक इस्तेमाल करते हैं। श्रमिकों का काम क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते का रख रखाव करना। जनन प्रक्रिया के उपरांत मधुमक्खी जो होती है वो अपने छत्ते से किसको निकाल देती है? ड्रोन को बाहर भगा देती है, ड्रोन चला जाता है। मधुमक्खी किसी छत्ते के अंदर कितनी होगी? एक। सामान्यतः आकार में लंबी होती है, जबकि ड्रोन यानी कि जो नर होता है उसकी संख्या क्या हो सकती है? एक से ज्यादा हो सकती है। तो ये है लिंग निर्धारण प्राणियों में परिवर्तन के समय। याद रखोगे बेटा, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पॉइंट है अपना एक और, अभी स्टार्ट करता हूं, देखो ध्यान से। ये तो हो गया बेसिकली लिंग निर्धारण। अब चलता हूं मैं लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सामान्य स्तर के ऊपर कि लिंग निर्धारण का जनक कौन है, क्या लिखोगे आप? बोलो, लिंग निर्धारण का जनक कौन है? एल्फ्रेड स्टीवेंस। कौन है बेटा? एल्फ्रेड स्टीवेंस लिंग निर्धारण का जनक। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बेसिकली कितने प्रकार की पाई जाती है बेटा? 2 प्रकार की पाई जा रही है। पहला कौन सा है? एक्स 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 वाई प्रकार। पहला कौन सा है? एक्स 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 वाई प्रकार। दूसरा कौन सा है? एक्स 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 जीरो प्रकार। ये याद रखोगे? 1 नंबर, 2 नंबर। एक्स 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 जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका उपनाम क्या है? पहले हम लिखेंगे इसका उपनाम। इसको कहा जाता है प्रोटीनर प्रकार। प्रोटीनर प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। कन्फर्म? अब ये जो एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण है, इसको क्या बोलेंगे? सामान्य स्तर का, जो सभी प्राणियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ये मैक्सिमम इसकी उपस्थिति होती है। आगे देखिए, इस प्रकार के अंदर अपने लिखा 2a प्लस एक्स एक्स, फिर लिखा 2a प्लस एक्स वाई। ये 2a जो है ना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं है कि ये मैं नर प्राणी में या मादा में पढ़ा रहा हूं। 2a का मतलब है कुछ भी लगा लेना, चाहे पादप लगा लेना, चाहे जंतु लगा लेना, अगर हमारा लगाना है तो लगा लेना 44 प्लस 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स वाई। अब ये 2 प्रकार के, तो 2a प्लस एक्स एक्स को अपने क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? a प्लस एक्स, a प्लस एक्स लिख सकता हूं या नहीं? अरे लिख सकता हूं तो बोला करो ना मुंह से। ये 2a प्लस एक्स एक्स ये क्या है? ये है मादा। क्या है बेटा? ये मादा। मादा हमेशा क्या होती है बेटा? समयुग्मजी होती है। कैसी होती है बेटा? समयुग्मजी होती है। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? ये नीचे वाला क्या है बेटा? एक्स एक्स वाई, ये क्या है नीचे वाला? नर है। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको मैं यूं लिख सकता हूं, a प्लस एक्स a प्लस वाई। तो क्या ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है? इसे लिखूंगा मैं, नर प्राणी हमेशा क्या होता है? विषम युग्मजी होता है। ये लो मित्रों, ये विषम युग्मजी हो गया। तो समयुग्मजी 2a प्लस एक्स एक्स का मतलब क्या है? एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पे कितने बनते हैं? अरे इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक ही प्रकार के, ये एक ही प्रकार के। जबकि विषम युग्मज अवस्था में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं हमारे पास में? अरे कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार के बनते हैं। तो बोलेंगे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। समझ आ गया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी बच्चे को? मादा हमेशा क्या होती है? समयुग्मजी।
समयुग्मजीय अवस्था में बनने वाले युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? जबकि नर कैसा होता है? विषम युग्मजी। कैसा होता है बेटा? विषम युग्मजी। कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं यहाँ पे? 2 प्रकार के। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। संबंधित कोई भी यदि आपने क्वेश्चन पूछना है या तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूछें। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।